हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज द हिंदू के एडिटोरियल की जगह द स्पीकिंग ट्री से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स इसका टाइटल है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे द हिंदू क्यों नहीं पढ़ रहे आज, क्योंकि हमने द हिंदू की पूंछ को नहीं पकड़ा है। हमारे एग्जामिनर्स जो हैं एग्ज़ाम्स के, वो भी द हिंदू से ही आपको पैसेज नहीं देंगे, तो इसलिए अपने सोर्सेज को बार बार चेंज करो। ये नई थीम के, साइंटिफिक थीम के आर्टिकल्स को भी पढ़ना सीखो। तो हर कुछ दिनों से मैं आपसे नए जो है सोर्सेज से आर्टिकल्स को शेयर करता रहता हूँ। आज का क्विज़ है आपका। आर्टिकल पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसलेशन में खो मत जाना, साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब हर चीज़ को सीखते रहना। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ के सोल्यूशन करवाऊँगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। देखिए, फिजिक्स तो आप जानते ही हैं, जिसमें फिजिकल चीज़ों को अपने पढ़ते हैं साइंस में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी। और मेटाफिजिक्स क्या होती है? ये वो वाली फिजिक्स है जो मेटा है, जो और बड़ी है, फिजिक्स के दायरे से पार है। मेटाफिजिक्स का दूसरी भाषा में मतलब होता है फिलॉसफी, यानी कि दर्शन। समझ पा रहे हैं ना? जिन चीज़ों को आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं या जिन चीज़ों को फिजिक्स में फोकस नहीं किया जाता है, उन चीज़ों को मेटाफिजिक्स में लिया जाता है। मेटाफिजिक्स के अंदर दर्शन में, फिलॉसफी में हर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। कह रहा है जी फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में क्या डिफरेंस है, भौतिकी और दर्शन में क्या डिफरेंस है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस दैट एक्सिलरेट एंड थ्रिल आर बीइंग वैल्यूड मोर देन द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व मेयर ऑब्जर्वेशन। कह रहे जी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस जो हैं, इमर्सिव क्या होता है जी? जो आपको इमर्स कर दे। और इमर्स का मतलब होता है डुबा देना, किसी चीज़ में खो देना, है ना, आप खो जाओ। कह रहे जी खो देने वाले एक्सपीरियंसेस, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव जो आपको हिप्नोटिक लगे, मैस्मरिक लगे, जिनके अंदर आप खो जाएं। कह रहे ये जो है ना एक्सपीरियंसेस जो आपको एक्सिलरेट करते हैं, जो आपको बहुत सारा मज़ा देते हैं और आपको थ्रिल करते हैं, आप में रोमांच को पैदा करते हैं। कह रहे हैं ऐसे अनुभव जो है ना, उनको वैल्यू किया जा रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है बहुत ज़्यादा, मोर देन उन एक्टिविटीज़ के, उन चीज़ों के जिनमें इन्वॉल्वमेंट होती है खाली खाली ऑब्जर्वेशन की, खाली खाली, समझ गए ना, ऑब्जर्वेशन जो लैब के अंदर आप करते हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि 20वीं सदी के अंदर लैब के अंदर ऑब्जर्वेशन वाली जो रिसर्च है बहुत होती थी, है ना। एक साइंटिस्ट बैठा है, एक टेस्ट ट्यूब है उसके पास, या एक स्टेटोस्कोप है, या उसके पास टेलीस्कोप है, बस वो ऑब्जर्व कर रहा है और अपनी थ्योरीज को लिख रहा है ना। चाहे न्यूटन हो 20वीं सदी से पहले या फिर आइंस्टीन हो 20वीं सदी के अंदर। लेकिन आज 21वीं सदी के अंदर रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिसर्च हो रही है जो हमें एक्सिलरेट करते हैं, जो रोमांच पैदा करते हैं। अब देखेंगे वो एक्सपीरियंसेस कौन से हैं। सब्जेक्ट वर्ब देख लो, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। एक्सपीरियंसेस की वर्ब है आर बीइंग वैल्यूड, एक्सपीरियंसेस को वैल्यू किया जा रहा है। दैट आया एक्सपीरियंसेस के लिए। दैट की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है एक्सिलरेट और दूसरी वर्ब है थ्रिल। दोज एक्सपीरियंसेस दैट एक्सिलरेट एंड थ्रिल यू। आ रही बात समझ में? क्योंकि एक्सपीरियंसेस इसका एंटीसीडेंट है, प्लूरल है, इसलिए दैट की दोनों वर्ब्स ही प्लूरल है, पीछे एस नहीं लगा है। एक्सिलरेट करना, किसी को बहुत मज़ा देना, थ्रिल करना, एक्साइट करना, अपलिफ्ट करना, बूस्ट करना, है ना। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। एक्सिलरेट और थ्रिल जो है एक दूसरे की ही बात करते हैं, एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है इन्वॉल्व। क्योंकि एक्टिविटीज़ प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली मेरे साथ पढ़ सको। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है।
तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, आज पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव से लेके एक्सिलरेट तक 5 वर्ड्स को। थोड़ा सा जूम इन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखिए, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, व्यू पॉइंट, कैसे आप चीज़ों को देखते हो। इसको आपका परसेप्शन, माइंडसेट, आउटलुक या पैनोरमा भी बोलते हैं। परसेप्शन नाम का वर्ड परसेप्टिव का जो सिनोनिम है आर्टिकल में देखेंगे। वी ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमने प्रॉब्लम की तरफ कोशिश किया देखने का दूसरे नज़रिए से, दूसरे पर्सपेक्टिव से। कभी कभी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना तो आपको नए नए सॉल्यूशंस मिलते हैं पुरानी चीज़ों के। तो हमने अपना पर्सपेक्टिव या परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आ जाएगा, जो है व्यू पॉइंट का सिनोनिम है। अगला वर्ड है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, देखो ट्रेजेक्ट्री वर्ड को फील करना, यहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको। आप यहाँ बैठे हो, आपने सामने एक चीज़ फेंकी, पत्थर फेंका, और वो पत्थर कैसे जाएगा सामने? ऐसे जाएगा क्या? ऐसे जाएगा क्या? नहीं, वो पत्थर जी ऐसे आप सामने फेंकोगे ना तो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन है आपने जो फेंका है, इसका जो मोशन पाथ है ना, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो फेंकते हैं अपने, तो वो थोड़ा सा आपको पैराबोलिक जो है ना पाथ के अंदर जाती हुई मिलेगी। पहले ऊपर जाएगी, फिर सीधा जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेजेक्ट्री। अब ये सिर्फ पत्थर से नहीं जुड़ी है, ये आपकी लाइफ से भी जुड़ी है। आप जीवन में कैसे आगे बढ़ते हो, ऐसे ही सबकी लाइफ होती है ना, पैराबोलिक फॉर्म में। पहले आप पीक करोगे, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करोगे। यहाँ पैदा हुआ आदमी यहाँ मर गया। तो ये भी अपने लाइफ का जो पाथ है, मोशन पाथ, ये अपनी ट्रेजेक्ट्री है। फील आ गया ना इस वर्ड का? ये वर्ड जो है ना पैराबोला से मिला हुआ है, किसी चीज़ के मोशन पाथ की बात करता है, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे फेंका गया पत्थर हो। तो ये पाथ या ग्राफ इसके सिनोनिम है। इंडियन इकॉनमी इज़ ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री सिंस द एलपीजी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ है, ऊपर की तरफ ट्रेजेक्ट्री की तरफ है, जब से एलपीजी हुए हैं, जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के आसपास, ठीक है। तो अब अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है? ये वाली। बस नीचे तो एक दिन सब चीज़ों को आना ही है ना। चलो, कंस्ट्रेंट अगला वर्ड है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जी आपकी पाबंदियाँ, जो लिमिटेशंस आपके ऊपर लगी हुई हैं। अगर आप एक फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपके लिए डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट है आपके ऊपर कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आपकी कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन बता रहा हूँ मैं। हर आदमी की कुछ ना कुछ होती है। इस वर्ड को वैसे ही कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। जैसे आपके घर पे आपको काम बहुत बताए जाते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, तो ये कंस्ट्रेंट है, आपकी लिमिटेशन है अच्छी पढ़ाई करने में। कह रहे जी, द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ ए कंपनीज बिजनेस इज़ लैक ऑफ फाइनेंसिस। सबसे बड़ी पाबंदी जो होती है किसी भी कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बड़ा करने में, स्केल अप करने में, वो होती है पैसे की कमी या लैक ऑफ फाइनेंसिस। वर्ड आर्टिकल में आएगा। अपना सेकंड लास्ट वर्ड है कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड या अवेयर, किसी चीज़ को लेकर के सजग, जागरूक, ठीक है। कॉग्निसेंट एक एडजेक्टिव है। इसकी नाउन फॉर्म है कॉग्निसेंस, जागरूकता, किसी चीज़ को लेकर के अवेयरनेस। अवेयर और अवेयरनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अवेयर एक आदमी होगा, अवेयरनेस उसकी क्वालिटी होगी। समझ रहे हैं ना? वैसे कॉग्निजेंट और कॉग्निजेंस, वैसे ही कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्शियस वर्ड का नाउन फॉर्म आर्टिकल में देखेंगे। कॉग्निजेंस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस सब एक दूसरे के सिनोनिम है जागरूकता के। रैश ड्राइवर्स आर ऑफन नॉट कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर दे कॉज टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। जो ये रैश ड्राइवर्स होते हैं, गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, अक्सर ये जागरूक नहीं होते हैं, कॉग्निसेंट नहीं होते हैं उस डेंजर के, उस खतरे के जिसे वो कोज करते हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को। उनको ये होता है कि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं अपने हिसाब से, उनको ये नहीं पता होता कि आपकी गाड़ी किसी की छाती पर भी चढ़ सकती है ना। चलो, लास्ट वर्ड है आज का एक्सेलरेट। एक्सेलरेट एक वर्ब है। ये वर्ब बनी है एक्सिलरेटेड नाम के एडजेक्टिव से। एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी को बहुत सारा मज़ा देना, जॉय देना, हाई स्पिरिट्स देना। और एक्सिलरेटेड इसका मतलब होता है मज़े से भरा हुआ, एक्साइटेड। एक एडवांस सिनोनिम है इनका इनविगरेट है ना, किसी को समझ गए ना, एक्साइट कर देना, किसी को बहुत सारा अपलिफ्ट कर देना।
सेंटेंस में इस पे बना रहा था, शायद बनाता बनाता बीच में रह गया। द न्यूज़ ऑफ आवर विन एक्सेलरेटेड एवरीबडी। हमारी विन ने या टीम की विन ने, हमारी टीम की जो है जीत ने सबको जॉय से भर दिया, सबको एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेटेड लिख देना यहाँ पे, एवरीवन है ना, पूरा सेंटेंस बनाना मेरा रह गया। अगली बार जब देखोगे तो सेंटेंस पूरा होगा। चलिए वोकैब हो गई आपकी। अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी बड़ी सिंपल सी है। 20वीं सदी में जितना भी साइंस था वो रिसर्च बेस्ड था और ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। चाहे आइंस्टीन हो या कोई दूसरे जो है साइंटिस्ट हो, वो सिर्फ ये खोज रहे थे कि बाहर क्या है ना, कौन से प्लेनेट का कौन से प्लेनेट से क्या कनेक्शन है, हमारे आसपास के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, एटम कैसे चलता है, एटम को आगे कैसे डिवाइड करके आप न्यूक्लियस के अंदर क्या है एटम की। लेकिन 21वीं सदी का साइंस जो है ना एक्सपीरियंस बेस्ड है। यहाँ पे न्यूरो साइंस की बात हो रही है। 21वीं सदी के अंदर घुस के हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यही साइंस के अंदर फ़र्क है पिछले 100 सालों के। एक छोटा सा एनालिसिस आपको पेश किया है कि 100 सालों में साइंस कितना बदल चुका है। बाहर हम बहुत चीज़ें खोज चुके हैं, अंदर की चीज़ें हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल टोन है इसकी, एनालिसिस करके दिखाया आपको। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल्स आपको अपने एग्जाम्स में मिल रहे हैं आजकल, इसलिए छोटे छोटे आर्टिकल ला रहा हूँ, जितना हो सके इनसे लर्निंग निकालने की कोशिश करो। कह रहा है जी, ह्यूमन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस थ्रू द ब्रेन एंड माइंड इज डोमिनेटिंग scientific research in the 21st century as opposed to the focus on the physical environment। अब देखो डैश लगा के, क्वांटम थ्योरी एंड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द 20th century। कह रहे जो ह्यूमन परसेप्शन है और जो एक्सपीरियंस है, आदमी का नज़रिया है और जो अनुभव है, ये वही नज़रिया और अनुभव होता है जिसका हम अनुभव लेते हैं हमारे दिमाग और हमारे ब्रेन से। ब्रेन और माइंड में फ़र्क है, पता है ना आपको। माइंड आपकी चेतना है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन एक अंग है। कह रहे हैं हमारा नज़रिया और हमारा जो अनुभव, जिसका अनुभव ही हम लेते हैं अपने दिमाग और अपनी चेतना से। कह रहे हैं ये चीज़ें जो है ना, ये डोमिनेट कर रही हैं साइंटिफिक रिसर्च को 21वीं सदी के। और कह रहे कैसे कर रही हैं डोमिनेट भाई? कह रहे बिल्कुल उल्टा, एज अपोज टू मतलब बिल्कुल उल्टा। कह रहे जी जो कि बिल्कुल उल्टा है उस फोकस के जो हमने लिया हुआ था फिज़िकल एनवायरनमेंट पे, हमारे आसपास की चीज़ों पे, जैसे कि क्वांटम थ्योरी और जैसे कि द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और कब दिया हुआ था? सारा फोकस हमने दिया हुआ था 20वीं सदी में, पिछली सदी में। आगे बात समझ में। परसेप्शन और एक्सपीरियंस दोनों की वर्ब है इज़ डोमिनेटिंग। फोकस के बाद में हमेशा ऑन लगेगा। फोकस और कंसंट्रेट दोनों का मतलब होता है ध्यान किसी चीज़ पे लगाना, और इनके बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। पहला तो ये परसेप्शन और एक्सपीरियंस दोनों की वर्ब इज़ कैसे हो सकती है? आर होनी चाहिए, आर ही होनी चाहिए ना भाई। टेक्निकली तो आर ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इज़ है तो कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ही। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नाउन्स विद सिंगुलर आइडियाज़ का। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो साथ में मिल जाएं तो मिलने के बाद में वो सिंगुलर आइडिया को दिखाते हैं, और सिंगुलर आइडिया को दिखाने के बावजूद या की वजह से वो नाउन्स सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं मिलने के बाद भी। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें हैं, एंड से मिली हुई है, वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, इनकी वर्ब लगेगी आर या हैव, ऐसा ही होगा ना। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सिंगुलर आइडिया को बताते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक सिंगुलर आइडिया है, साइंस टेक्नोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी वर्ब प्लूरल ना देके अपने सिंगुलर देते हैं। अब ये सिंगुलर आइडिया वाले जितने भी जोड़े हैं ना, इन सबको अपने दिमाग में बिठाओ। वैसे तो नाउन चैप्टर में बेसिक्स में आपको करवाए गए हैं ऐसे 15-20 जोड़े है ना, जैसे ब्रेड एंड बटर, कार्ड एंड कैरेज, जैम एंड ब्रेड, और कैसे हैं टाइम एंड टाइड, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, है ना। तो ये सारे जो फ्रेजेज हैं इनको दिमाग में बिठाना और सिंगुलर आइडिया की तरह ट्रीट करवाना है। शेलिंग एंड फायरिंग एंड शेलिंग, है ना। फायरिंग मतलब गोलीबारी और शेलिंग का मतलब भी गोलीबारी। फायरिंग एंड शेलिंग दोनों को सिंगुलर आइडिया की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे इसने परसेप्शन और एक्सपीरियंस को सिंगुलर आइडिया बना दिया है। ये राइटर की चॉइस थी, इसने अपनी चॉइस से इनको सिंगुलर आइडिया की तरह सिंगुलर वर्ब दी है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेना आपको कि क्यों लगा हुआ है, और जो कॉमन फ्रेजेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको दिमाग में बिठा लेना है। नाउन चैप्टर में फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आपकी और दूर कर देता हूँ। अभी चल रहा है 2023। अब मुझे ये बताओ सेंचुरी कौन सी चल रही है?
20वीं चल रही है 21वीं चल रही है? सर 21वीं सेंचुरी चल रही है। याद रखना 2023 सन 2000 आते ही 21वीं सदी शुरू हो गई थी। सदी जो है ना 100 साल आगे चलती है। भैया आप जो है 1901 से 1999 के पीरियड को बोलते हैं 20वीं सदी, 20th सेंचुरी। ठीक है, वैसे ही 1801 से 1899 के पीरियड को बोलते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 1800 में 19वीं सदी, 1900 में 20वीं सदी और 2000 से 2099 तक 21वीं सदी। तो ये सदी का पीरियड 100 साल आगे चलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कह रहे जी आगे, वेयर एज न्यूरल रिसर्च इज लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस, द मटेरियल यूनिवर्स वॉज टू डू विद मैटर एज एन एटम्स, पार्टिकल्स एंड प्लैनेट्स। कह रहे जी जहाँ वेयर एज, जहाँ दूसरी तरफ वेयर एज जो न्यूरल रिसर्च है, न्यूरल रिसर्च मतलब ब्रेन की रिसर्च, ब्रेन बना है न्यूरॉन से, है ना, न्यूरॉन से, तो न्यूरल रिसर्च मतलब न्यूरॉन्स के ऊपर रिसर्च। कह रहा है जहाँ जो न्यूरॉन्स के ऊपर रिसर्च है, दिमाग के ऊपर जो रिसर्च है, वो लुक एट कर रही है, वो ध्यान से देख रही है उस कॉन्सेप्ट पे जो है खुद का और कॉन्शियसनेस का, सेल्फ का और हमारी चेतना का। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, वहीं जो मटेरियल यूनिवर्स था, जो हमारे आसपास का जो यूनिवर्स था, वो था वॉज टू डू विद, देखिए टू डू विद मतलब इन्वॉल्व, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। कह रहे वो जुड़ा हुआ था, वो टू डू विद था मैटर के साथ में, एज इन जैसे कि एटम्स, पार्टिकल्स या प्लैनेट्स। तो ये थी 20वीं सदी की रिसर्च, एटम्स की, पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की, जहाँ पे मटेरियल यूनिवर्स के ऊपर हमने फोकस किया हुआ था। 21वीं सदी के रिसर्च के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं, अपने दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च की वर्ब है इज़ लुकिंग, इज़ लुकिंग। लुक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हमेशा एट आएगा। जब भी किसी चीज़ की तरफ देखने की बात करोगे ना, देखने की, देखो फिर इससे लुक से फ्रेजल वर्ब भी बनती है। जैसे आप लुकअप, लुकअप का मतलब होता है खोजना, तुम खोजने की बात नहीं कर रहे, लुक का मतलब है देखना, और देखने की जब बात करेंगे तब अब लुक के बाद में एट प्रेपोजिशन को लगाएंगे। अब जल्दी से वो सारी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स जो अपने बाद हमेशा एड प्रेपोजिशन लेते हैं, उनकी लिस्ट दिखा दूँ आपको, देख लेना। लुक, ग्लेयर या स्टेयर। देखिए स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, किसी को आंखें निकालने वाली जो देखना होता है ना, किसी को बस देखते ही जा रहे हो, पलक भी नहीं झपक रहे हो, स्टेयर करना। विंक का मतलब है आंख मारना। ग्लांस का मतलब है सरसरी निगाह से देखना। तो ये देखने वाली 4 वर्ब्स हैं, चारों अपने बाद ऐड लेंगी, ग्लांस एट, विंक एट, स्टेयर एट और लुक एट। लाफ और स्माइल दोनों का मतलब होता है हंसना, इन दोनों के बाद में ऐट आएगा, लाफ एट या स्माइल एट। शाउट का मतलब होता है जी चिल्लाना, येल का मतलब होता है चिल्लाना, दोनों के बाद में ऐट आएगा, शाउट एट समथिंग, येल एट समथिंग। और पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, इसके बाद में भी ऐट आएगा। देखो यही है प्रेपोजिशन चैप्टर। कुछ लोग पूछते हैं ना सर एडवांस प्रेपोजिशन, यही एडवांस प्रेपोजिशन है। आप जो मोटे मोटे जो वर्ड्स अपने रोज़मर्रा के हैं उनके बाद का करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढ लो और उसी को लगाना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी बोलोगे एवरीवन लाफ्ड ऑन द जोक, हर आदमी जोक पे हंसा। अब जोक पे हंसा या नहीं हंसा इस बात को छोड़ दो, लाफ वर्ब अब किसी भी चीज़ पे हंसने के लिए अपने बाद ऐड लेती है। ठीक है, तो एवरीवन लाफ्ड एट द जोक आपको लिखना चाहिए। तो एवरीवन लाफ्ड एट द जोक एक्सेप्ट फॉर अ मैन द लास्ट रो हु वॉज स्टेयरिंग टुवर्ड्स द कॉमेडियन। हर आदमी जोक पे हंसा छोड़ करके एक आदमी को जो आखिरी कतार में बैठा था और जो स्टेयर कर रहा था, जो घूर रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था कॉमेडियन की तरफ, मस्खरे की तरफ। स्टेयर के बाद में टुवर्ड्स गलत है, यहाँ पे भी आपको इसको काट के ऐड लगाना चाहिए और लाफ के बाद में तो ऐड आना ही आना है। ठीक है, तो आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा। इन सभी वर्ब्स को एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। चलो आगे बढ़े। कह रहा है जी वेयर फिजिक्स थ्रोस अप इट्स हैंड्स परहैप्स न्यूरोसाइंस कुड टेक ओवर। कह रहे जहाँ पे फिजिक्स थ्रो अप अपने हैंड कर देती है। थ्रो अप हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ खड़े कर देना, हिंदी में किसी चीज़ के ऊपर होपलेसनेस दिखा देना, भाई हमसे तो ना हो पाएगा, अपने हाथ खड़े कर देते हैं ना किसी चीज़ पे। कह रहे जहाँ फिजिक्स हमारी हाथ खड़े कर देती है वहीं पे न्यूरोसाइंस जो है वो टेक ओवर कर सकता है, वो आगे की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा सकता है। न्यूरोसाइंस मतलब न्यूरॉन का साइंस, यानी कि ब्रेन का साइंस, दिमाग कैसे काम करता है, कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है, ये होता है न्यूरोसाइंस। चलिए फिजिक्स की वर्ब है थ्रो अप इट्स हैंड। थ्रो अप इट्स हैंड एक इडियम है, इसका मतलब आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ में होपलेसनेस दिखाना। न्यूरोसाइंस की वर्ब है कुड टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, जिम्मा उठाना। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़े। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू डेस्कार्टेस है ना, मैथमेटिक्स इज एप्लीकेबल टू द डोमेन ऑफ मैटर इन मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम।
कह रहा है जी डेस्कार्टेस के हिसाब से, ये एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे 16th सेंचुरी के, और इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी। आजकल जो जीपीएस अपना काम करता है ना कोऑर्डिनेट पे, इतने अक्षांश इतने देशांतर, है ना। तो कह रहे जी ये कोऑर्डिनेट को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट के हिसाब से, डेस्कार्टेस के हिसाब से, जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो एप्लीकेबल होती है, अप्लाई होती है, और किसके ऊपर, उस डोमेन ऑफ मैटर के ऊपर। मैटर समझ गए ना, कोई चीज़, और डोमेन मतलब उसका दायरा, किसी भी चीज़ के उस दायरे पे जो मैटर होता है इन मोशन, जो मैटर होता है मोशन करता हुआ, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हुआ, और किसके जरिए, थ्रू स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम के जरिए। तो डेस्कार्टेस का ये मानना था कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ों पे लगती है जो मूव कर रही हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्पेस एंड टाइम में जा रही हो। आगे बात समझ में। मैथमेटिक्स की वर्ब है इज, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, एक कॉन्सेप्ट है वो करवाऊंगा अभी, ये पहले पूरा पैराग्राफ करते हैं। कह रहे सो विद मैथ्स वी कैन डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ कैनन बॉल और कार्ट और द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। कह रहे इसलिए मैथ्स के साथ में, मैथ्स की मदद से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं ट्रेजेक्ट्री को। अब ट्रेजेक्ट्री वर्ड याद है ना आपको, कोई चीज़ ऐसे जाती है फिर नीचे आती है। तो कह रहे हैं हम भी जो है ना ट्रेजेक्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन पाथ को परिभाषित कर सकते हैं एक कैनन बॉल के, एक तोप के गोले की। तोप का गोला पहले निकलेगा, ऊपर जाएगा, फिर पैराबोलिक जो है स्ट्रक्चर के अंदर नीचे आएगा, और या फिर एक कार्ट की, एक गाड़ी की, या फिर उस मोशन की जो है हमारे प्लैनेट्स और स्टार्स का। तो ये काम हम मैथ्स की मदद से कर सकते हैं। अब आगे कह रहे आई थिंक देयरफॉर आई एम, ही डिक्लेयर्ड, प्लेसिंग द ह्यूमन सेल्फ एट द हार्ट ऑफ his new worldview, writes Margaret Wortham in a talk on philosophy and theology presented by the John Templeton Foundation। तो ये मार्गरेट जो है ना वर्थियम है, जो एक टॉक शो में गए थे और उन्होंने ऐसा लिखा। तो क्या लिखा, कह रहा है इसलिए आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, देयरफॉर इसलिए कि आई एम प्लेसिंग, मैं प्लेस कर रहा हूँ ह्यूमन सेल्फ को, इंसान को, खुद को, बीचों बीच, एट द हार्ट ऑफ, और किसके, उसके नए वर्ल्ड व्यू के सामने, उसके नए नज़रिए के सामने, कैसे चीज़ें, कैसे जो वर्ल्ड काम करता है, कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं। कह रहा है जी ऐसा इस आदमी ने डिक्लेयर कर दिया, मार्गरेट वर्थियम ने। थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा है पैसेज। ये कह रहा है कि भाई डेस्कार्टेस बोलता था कि मैथमेटिक्स चीज़ों पे अप्लाई होती है, तो मैं मैथमेटिक्स को चेंज कर रहा हूँ, मैं 21वीं सदी के अंदर आदमी को बीचों बीच रख रहा हूँ, और आदमी को सेल्फ बना करके, सेंटर बना करके, अब मैं एक नई मैथमेटिक्स को ईजाद कर रहा हूँ, है ना। नया जो वर्ल्ड व्यू हमारा, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, उसको मैं ईजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ होगा, है ना, मैथमेटिक्स नहीं होगा। समझ गए, ये कहना चाह रहा है। वी की वर्ब है कैन डिस्क्राइब, आई की वर्ब है थिंक, आई की दूसरी वर्ब है आई एम प्लेसिंग, ही डिक्लेयर्ड, है ना, ही डिक्लेयर्ड। मार्गरेट वर्थियम की वर्ब है राइट्स। एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल हार्ट पे किसी चीज़ को रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई चीज़ एट द हार्ट ऑफ समथिंग है ना, तो वो उस दूसरी चीज़ का दिल है, उस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और याद रखें, इसको ऑन द हार्ट ऑफ या इन द हार्ट ऑफ नहीं लिखा जाता, ये एट द हार्ट ऑफ ही होता है, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, इस फ्रेज को याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। ट्रेजेक्ट्री आप देख चुके हैं, वर्ल्ड व्यू मतलब नज़रिया, परसेप्शन, दुनिया को देखने का जो आपका तरीका है। चलिए, अब ऊपर एक कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ। देखो, बहुत सारे नाउन्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके पीछे आता है एस, और आपको देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन एस आने के बावजूद, प्लूरल लगने के बावजूद, वो नाउन होते हैं सिंगुलर। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एरोबिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये डिसिप्लिन्स हैं, इनमें आप स्टडी करते हो। जब इनकी स्टडी की बात हो, सब्जेक्ट्स की बात हो, पीछे ये एस लेंगे, लेकिन ये होंगे सिंगुलर। जैसे यहाँ देखो, मैथमेटिक्स के बाद में लगा हुआ है इज़, आ रही बात समझ में, पीछे एस आ रहा है, प्लूरल देखने में लग रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स एक स्टडी का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जब बात होगी तो ये अपने आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये नाउन्स की यही खासियत होती है। फिर कुछ बीमारियाँ जिनके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन वो बीमारियाँ सिंगुलर हैं, रिकेट्स, एड्स, मम्स, डायबिटीज़, शिंगल्स, है ना, एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाएंगी। और उसके अलावा भी कुछ नाउन्स हैं, जैसे न्यूज़, शैम्बल्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स तो गेम है, ड्रॉट्स तो एक वो वाला गेम है चेस के जैसा, और बिलियर्ड्स जो है ये आप जानते हो, पूल खेलते हैं ना कुछ लोग, टेबल के ऊपर, हरी टेबल के ऊपर लंबी लंबी जो है लेकर के हाथ में, है ना, स्टिक्स को। तो ये बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स
और न्यूज़ जो है ना ये हमेशा जो है मतलब समझ गए ना, प्लूरल नहीं है न्यूज़, तो इनफैक्ट जो है अनकाउंटेबल है, इसको सिंगुलर भी नहीं बोल सकते। और शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, है ना, बहुत ही अराजकता। शैम्बल्स एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो हमेशा अपने आगे अ लेगा, समझ गए। इंग्लिश में कहीं भी आपको शैम्बल्स लिखा हुआ मिले, इसके आगे हमेशा अ लगा हुआ होगा। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम द कंट्री वॉज इन शैम्बल्स। पीएम के रेजिग्नेशन के बाद में पूरा देश शैम्बल्स में था, पूरा देश जो है अफरा तफरी के माहौल से गुजर रहा था। तो इन अ शैम्बल्स आपको लिखना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे इसको। मैनी पीपल कंसिडर पॉलिटिक्स इज आर इररेलेवेंट टू देयर लाइव्स। बहुत लोग कंसीडर करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो इररेलेवेंट है, वो जुड़ी नहीं हुई है उनकी ज़िंदगियों से। तो पॉलिटिक्स के साथ में इज़ लगाएंगे, अगेन आर की बात नहीं हो रही है ना, पॉलिटिक्स इज़ इररेलेवेंट टू देयर लाइव्स। वैसे डायबिटीज़ इज़ या आर कोज्ड बाय अ फॉल्ट इन द इंसुलिन प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी। डायबिटीज़ कोज्ड बाय होती है एक गलती की वजह से हमारी बॉडी के इंसुलिन की प्रोडक्शन में, तो इज़ लगाएंगे। अगेन डायबिटीज़ एक सिंगुलर डिसीज़ है, चाहे पीछे आर लगा हुआ हो तब भी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखें, आज से क्विज में आपसे पूछा गया है। बढ़े आगे, चलिए लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा ही है। करेजी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस दैट एक्सिलरेट चैलेंज एंड थ्रिल आर बीइंग वैल्यूड मोर देन द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व मेयर ऑब्जर्वेशन और नरेशन। तो ये वही सेंटेंस है, ऊपर पढ़ चुके हो। अपने अंदर खो देने वाले, डुबा देने वाले जो अनुभव हैं, जो आपको एक्सिलरेट करते हैं, मज़ा देते हैं, चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, और थ्रिल करते हैं, एक्साइट करते हैं। कह रहा है ऐसे एक्सपीरियंसेस को वैल्यू किया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है उन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है खाली खाली ऑब्जर्वेशन या नरेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब चीज़ों को देखना, नरेशन मतलब चीज़ों को नरेट करना, चीज़ों को सबको बताना, है ना, मैंने ये देखा फिर इससे थ्योरी बनाई। तो ये एक्टिविटीज़ से ज़्यादा आजकल अपने अंदर खो जाने वाली एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा रिसर्च के लिए एक्साइटिंग लग रही हैं। एक्सपीरियंसेस की वर्ब है आर बीइंग वैल्यूड, दैट आया एक्सपीरियंसेस के लिए, दैट की वर्ब है एक्सिलरेट, एक्सिलरेट करना, थ्रिल करना, है ना। दैट अगेन आया यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए, दैट की वर्ब है इन्वॉल्व। जब भी दैट को देखो, हु को या विच को देखो, उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लगाओ। वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, दैट की वर्ब भी प्लूरल है। अब यहाँ पे दैट की 3 वर्ब्स थी, मैं लिख देता हूँ फटाफट से, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, है ना। एक्सिलरेट भी वर्ब है, चैलेंज भी वर्ब है, और थ्रिल भी वर्ब है, ठीक है। चलो, कह रहा है जी विच इज़ वाई ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वर्चुअल वर्ल्ड्स क्रिएटेड फॉर एग्जाम्पल एज ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और वीडियो गेम्स आर सो पॉपुलर। कह रहा है यही रीज़न है विच इज़ वाई हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो वर्चुअल वर्ड्स हैं जो क्रिएट कर दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एक्सपीरियंस के तौर पे या वीडियो गेम्स के तौर पे। कह रहे हैं ये वर्चुअल वर्ड्स बहुत पॉपुलर हैं, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आजकल हमारा जो है ना सारा फोकस है। विच की वर्ब है इज, वर्ड्स की वर्ब है आर। समझ गए ना वर्चुअल वर्ड्स कैसे होते हैं, बस आप किसी गेम में खो गए, ट्रैवल एक्सपीरियंस का भी आप मज़ा ले सकते हो आजकल, है ना। आँख पे वो वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स लगा लो, फिर आपको लगेगा मैं नई जगह पे आ गया हूँ। कह रहा है जी सो टू आर सोशल मीडिया। कह रहा है कि जैसे ही बिल्कुल है सोशल मीडिया भी, मीडिया यहाँ पे प्लूरल है, सोशल मीडिया का मतलब है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। मीडियम सिंगुलर, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल, तो मीडिया के हिसाब से प्लूरल वर्ब को लगाया गया है। कह रहा है जी दीज एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशंस इंस्पायर द माइंड टू ब्रेक फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो अभिव्यक्ति हैं हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन की, हमारे नए ख्यालों की, कह रहा है ये इंस्पायर करती हैं, हमारे दिमाग को प्रेरित करती हैं कि हम अपनी कंस्ट्रेंट से ब्रेक फ्री ऑफ हों। ब्रेक फ्री ऑफ करना मतलब किसी चीज़ से बच निकलना, किसी चीज़ को, दायरे को तोड़ना, और कंस्ट्रेंट का मतलब है लिमिटेशन, आपकी पाबंदी, आपकी रिस्ट्रिक्शन या इम्पेडिमेंट। तो हमारी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो हमें कंस्ट्रेंट्स को, दायरों को तोड़ने के लिए इंस्पायर कर रही है। एक्सप्रेशंस की वर्ब है, एक्सप्रेशंस की वर्ब है इंस्पायर। चलिए छोटा सा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग था इसलिए इसको टेकअप किया। आज पूरा दिन मैं ट्रैवल करूँगा, ड्राइव करने वाला हूँ दूसरी सिटी की तरफ, इसलिए आपकी क्लास को रात में रेडी करके जा रहा हूँ। रात में तो नहीं, मतलब सुबह उठ के जल्दी, ठीक है। अब अपने क्विज़ को देख लो फटाफट से। करें जी इस आर्टिकल के हिसाब से इनमें से कौन सा डोमेन ऑफ रिसर्च है वो डोमिनेट नहीं करेगा 21वीं सदी की साइंस को। चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जिसमें 21वीं सदी का साइंस ज़्यादा जो है फोकस ना करेगा इस आर्टिकल के हिसाब से। करे या नहीं करे वो अलग बात है, आर्टिकल के हिसाब से आपको क्या लगता है। वे पहला ये वाला एरिया जिस एक क्रिएट करना एक प्रोग्राम को जिसका नाम है न्यूरोलिंक, जो दिमाग में सीधा डाटा को, सीधा इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड या अपलोड कर सकता है ना।
या फिर एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाना जो लोगों को अपनी स्ट्रेस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना जो इमेजरी नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच का लिंक आपको बता दे, या फिर इन्वेंट करना एक डिवाइस को जो किसी आदमी के ड्रीम्स को कस्टमाइज़ कर दे। अब देखो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन बना दिया मैंने। इनमें से कौन सी चीज़ आपको लगती है इस आर्टिकल के हिसाब से 21वीं सदी का फोकस नहीं होगी? कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, आंसर को देखोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा, है ना। हिंट भी लगा दूंगा साथ में, हिंट देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरा आंसर ऐसा क्यों है। तो पहले अपना आंसर चूज कर लेना, फिर मेरे वाले से मैच करना फर्स्ट कमेंट से। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं किसी एक्टिविटी को इमर्सिव बनाते हैं, अपने आप में खो देने वाला बनाते हैं। इमर्सिव समझ गए ना, जो इमर्स कर ले आपको। बोर्डम, प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई रिवॉर्ड्स एंड डेंजर, नोवेल्टी एंड एक्साइटमेंट, या रेपिटेटिवनेस। सारा वर्ड्स का गेम है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, अगर वर्ड्स का मीनिंग निकाल लोगे तो आंसर निकल आएगा। कोशिश करो आप। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, ठीक है, फर्स्ट में। थर्ड में आपसे पूछा है थ्रो अप हैंड्स का क्या मीनिंग होता है इस ईडियम का, ये मीनिंग भी आपको बता चुके हैं। चौथा एक वन वर्ड पूछा है आपसे किसी भी चीज़ का मोशन पाथ क्या कहलाता है, जिस पाथ से कोई भी चीज़ गुजरती है उस पाथ को, उस रास्ते को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अगेन ये भी हो चुका है। पाँचवें में सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट पूछिए, इंप्रूवमेंट लेकर क्या नहीं है, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। देखो कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। 6 में 7 में 2 एरर्स हैं। एरर्स अगर मैं हिंट करूँगा तो आप देखते ही बता दोगे, इसलिए आपको नहीं बता रहा, खुद से ढूंढो एरर्स कहाँ पे, ठीक है। 6th और 7th में आपको मिलेंगी 2 एरर्स। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, जाके आंसर से चेक कर लेना, मेरे आंसर से अपने मैच करना। आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आज कोशिश करेंगे इस आर्टिकल की समरी लिखने की 2 से 3 सेंटेंसेज में इन इंग्लिश। सभी लोग कोशिश करेंगे 3 सेंटेंसेज में इस आर्टिकल में आपको क्या समराइज़ किया गया ये आपको बताना है। लिखने से इंग्लिश अच्छी होगी, मैं भी पढ़ता हूँ, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे, आपको अपना फीडबैक भी मिलता रहेगा। चलिए, अंटिल कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।